भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे जी, जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडे जी, कृष्ण कुमार पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह जी, सरोज जायसवाल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री कमलेश सिंह जी, अमरनाथ वर्मा जी, राकेश पांडे जी, विनोद गौड़ जी, अरुण तिवारी जी, पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम में जिला पंचायत की सदस्य सोनाली रावत जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी और उपस्थित भाइयों बहनों, बीकापुर अयोध्या जनपद की सीट है और भाइयों बहनों, अयोध्या पूरी दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। याद करना, ये चुनाव 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है और इसलिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक, याद करना कि जनता देश और दुनिया की जनता बड़ी आस लगाए हुए देख रही है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और उसके लिए आवश्यक है कि बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान को विधायक बनाकर के आप सब भेजें। सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम मायावती जी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या ये काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? कौन राम मंदिर का निर्माण किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कहा वो करके दिखा दिया। अब तो कोई संदेह नहीं है ना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? और केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा है, अब तो अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरी अयोध्या को इसका लाभ होगा, पूरे अयोध्या जनपद को नाम होगा। हमने इसीलिए नामकरण भी अयोध्या कर दिया है। पहले लोग किस नाम से जानते थे? पहले लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे। दुनिया हमें अयोध्या के नाम से जानती थी और हम अपना परिचय फैजाबाद के नाम से जानते देते थे, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, इस जनपद का नाम तो भगवान राम के साथ जुड़ना चाहिए और नामकरण भी हमने अयोध्या कर दिया। अयोध्या नामकरण हो गया ना। मुझे एक बात बताइए, 2017 के पहले प्रदेश में एक महोत्सव होता था और सफाई महोत्सव था। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, सफाई महोत्सव था। आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि यह आयोजन क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और भाइयों बहनों, उन लोगों की स्वयं की समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती है
तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात जरूर होती है ना। हर घर में दीप जलता है ना, राम जी की पेड़ी दीपों से जगमगाती है ना, हमारी अयोध्या दीपों से जगमगाती है ना। और गरीबों के घर से आने वाली मिट्टी से जब दीपक बनता है तो उसकी भी आय बढ़ती है और अयोध्या दुनिया के अंदर चमकती है। घर क्या, यानी गरीब का घर भी रोशन होता है और पूरी अयोध्या की रोशनी से पूरी दुनिया अपने आप को जोड़ती है। भाइयों बहनों, नए भारत का यही नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव, और होली आ रही है तो वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव। देवताओं की दीपावली कैसे होती है? काशी की देव दीपावली। और कुंभ कैसे होना चाहिए? प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ इसका उदाहरण बनता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जिसमें अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को और सभी तीर्थों को संवारने का काम, उन्हें भव्य और दिव्य करने का काम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, सबको सम्मान के लक्ष्य को भी प्रदान किया जा रहा है। याद करिए 2017 के पहले क्या होता था? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था कि नहीं होता था? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था ना। 5 साल में आपने कोई दंगा सुना? आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है। और जो लोग धमकी देते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आएगा तो ये हो जाएगा, तो मैं तब भी बोलता था भाई मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा, फैसला दो और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। ये धमकीबाज, ये जो पेशेवर माफिया थे, धमकीबाज थे, पेशेवर गुंडे थे, 4.5 वर्षों तक बिलों के अंदर दुबके थे। चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बाहर आकर के धमकीबाज बन गए, धमकी दे रहे हैं। हमने कहा देखो थोड़े दिन और इनकी गर्मी रहने दो, 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। 10 मार्च के बाद सब अपने आप शांति। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ किया। पहला काम क्या किया था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। और अन्नदाता के किसानों की कर्ज माफी का काम किया था तो अयोध्या जिले में भी भाइयों बहनों 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 50,400 अयोध्या जनपद में। हमने दूसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हमारा निर्णय ही है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अगर किसी कसाई को ये गलतफहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में व्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे।
गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। याद करिए, पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के लिए लिया था। 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था अयोध्या में। और भाइयों बहनों, दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया था, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हर थाने में गठित हुआ था। और तीसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हां, हमने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बात कही। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी लोगों ने ले ली है। भाइयों बहनों, आपकी ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। आपने वैक्सीन ली, कोरोना की थर्ड वेव समाप्त। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कहती थी? कहती थी वैक्सीन नहीं लेना है, दुष्प्रचार करती थी और कहती थी ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए, कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी यही जाएगा। कोरोना कालखंड में क्या सपा, बसपा, कांग्रेस के नेताओं का ने किसी ने हालचाल लिया था? सांसद और विधायक तो हमारे हालचाल लेने के लिए आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, और मैं स्वयं अयोध्या 3 बार आया था देखने के लिए। फ्री में उपचार भी दिया था, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की। ये वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना। समाजवादी पार्टी होती थी, वैक्सीन को ब्लैक कर देती। वैसे ही आप मुझे बताइए, कोरोना कालखंड में 2-2 बार राशन सबको मिला ना हर महीने? राशन में भेदभाव तो नहीं हुआ? फ्री में राशन, सबको राशन। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन, और राशन के साथ दाल भी, रिफाइंड तेल भी, और 1 किलो नमक भी। मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना। और सपा के समय में
बसपा के समय में, कांग्रेस के समय में सभी राशन खाद्यान्न माफिया खा जाते थे कि नहीं खा जाते थे? तब भी गरीबों को फ्री में मिलता था क्या? पैसा दे करके भी नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, महामारी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जितनी मौतें महामारी से होती थी उससे कई गुना मौत भूख से होती थी। आज भूख से नहीं, बीमारी से भी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाने का कार्य हो रहा है। और भाइयों बहनों, भूख से भी किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया और आपके अयोध्या जनपद में 48,400 गरीबों को एक एक मकान दिया है, एक एक आवास। क्या ये आवास समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मिलते थे क्या? फ्री में बिजली मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? तब बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। तब ईद और मुहर्रम आता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली आती थी तो बिजली नहीं आती थी। मानते हैं ना? तो जो लोग अन्याय करते थे, शोषण करते थे, गुंडागिर्दी करते थे, दंगा करते थे, आज वे लोग किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं आपके पास? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते उन लोगों को? वे गरीबों का मकान छीनते थे, गरीबों का शौचालय छीनते थे, बिजली नहीं देते थे, राशन नहीं देते थे, दंगा करवाते थे। और भाइयों बहनों, उन्हीं का उपचार करने के लिए हम लोगों ने कहा कि हमारा नौजवान बाहर न जाए। हर नौजवान को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। 1 करोड़ नौजवान को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। क्या शिकायत की? कि ये यूपी के नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं बंटना चाहिए। और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को देंगे। और इसका खर्चा, यानी जो आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए उपयोग करेंगे ना, इसका जो खर्चा, डिजिटल एक्सेस का खर्चा आएगा, ये खर्चा भी नौजवान को नहीं भरना पड़ेगा, यह खर्चा भी सरकार भरेगी। क्योंकि हमने तो एक ही बात कही, सबका साथ और सबके विकास का। लेकिन जो नारा देते थे भाइयों बहनों, जो नारा देते थे सबका साथ और सैफई खानदान का विकास, आज जो सैफई खानदान को परेशानी है नौजवानों को मिलने वाली नौकरी से, उनको परेशानी है यूथ को मिलने वाली सुरक्षा से, उनको परेशानी है नौजवानों को मिलने वाले टैबलेट और स्मार्टफोन से, बेटियों को मिलने वाली सुरक्षा से उन्हें परेशानी है, दीपोत्सव से उन्हें परेशानी है, राम मंदिर बनने से उनको परेशानी है। और भाइयों बहनों, ये जो विरोधी है ना, ये जितने परेशान हो चुके हैं, इन्होंने आपको तरसाया है राम मंदिर के लिए, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। तैयार हैं? 10 मार्च को जब रिजल्ट आए, 27 फरवरी को चुनाव में ऐसा प्रयास करिए, 10 मार्च को जब परिणाम आए तो सपा के खेमे में केवल और केवल उनके चेहरे पर धुएं धुएं दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। तैयार हैं? भारी बहुमत से जिताएंगे। अब डॉक्टर अमित सिंह चौहान को एक डॉक्टर आ रहा है, सारी बीमारी का उपचार कर देगा। तैयार हैं? आज से घर घर जाकर के अमित सिंह चौहान बनकर के भारी बहुमत से विजयी बनाने में योगदान देंगे। भाइयों बहनों, अगर अयोध्या में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो 325 का आंकड़ा हमारा पूरा हो जाएगा। 325 का मतलब एक दमदार और मजबूत सरकार होगी।
आप मानते हैं ना, दमदार और मजबूत सरकार चाहिए या दुमदार और मजबूर सरकार? दमदार सरकार चाहिए ना, तो अयोध्या की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। सभी लोग तैयार हैं? अमित सिंह चौहान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, लेकिन इसकी पहली शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान। पहले मतदान सभी लोग तो आज से तैयारी करना प्रारंभ करिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।